गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की सिंचाई परियोजना यानी अपन राजस्थान में कौन कौन सी सिंचाई परियोजना है उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो प्रमुख परियोजना है जैसे माही बजाज सागर परियोजना, व्यास परियोजना या चंबल घाटी परियोजना या अपन कह सकते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इन सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अपन व्यास परियोजना के बारे में। जो व्यास परियोजना है ये अपन की बनी हुई है व्यास और रावी और व्यास जो नदियां हैं इनके संगम पर बनी हुई है। जो व्यास परियोजना है रावी व व्यास नदी के संगम पर बनी हुई है। इसमें कौन कौन से राज्यों का हिस्सा है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। यह तीन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अब अपन इसके बात करते हैं कि जो व्यास परियोजना, इस व्यास परियोजना पर दो बांध बने हुए हैं, यानी दो बड़े बांध बने हुए हैं जिनसे जल की विद्युत की आपूर्ति होती है। जैसे एक बांध बना हुआ है पोंग बांध बना हुआ, दूसरा बांध बना हुआ पंडोह बांध। एक बांध बना हुआ पोंग बांध और दूसरा बना हुआ पंडोह बांध। इन बांधों की क्या विशेषता है? सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये पोंग बांध है, ये पोंग बांध है जो शीतकाल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो अपन की इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, शीतकाल में जो सर्दियों की ऋतु में इस पोंग बांध से इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं को जल की आपूर्ति की जाती है। सबसे बड़ी विशेषता इस बांध की कि ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जल की सप्लाई करता है पोंग बांध से। और अगली बात करते हैं, एक विद्युत ग्रह बना हुआ है देहर विद्युत ग्रह। इस व्यास परियोजना पर एक विद्युत ग्रह बना हुआ देहर विद्युत ग्रह। इसका देहर विद्युत ग्रह से लगभग 20% जो है विद्युत यानी बिजली की आपूर्ति है वो अपन के राजस्थान को होती है 20%। और इसी पे जो दूसरा बना हुआ है पोंग विद्युत ग्रह, ये जो पोंग बांध है और एक पोंग विद्युत ग्रह भी बना हुआ है, वहां से जो विद्युत की आपूर्ति होती है वो है 59 यानी 59% जो है विद्युत की आपूर्ति होती है यहाँ से। यानी अपन कह सकते हैं कि जो व्यास परियोजना है यहाँ पर दो बड़े बांध बने हुए हैं और दो ही बड़ी विद्युत परियोजना है या विद्युत ग्रह बने हुए हैं। जैसे पहला अपन ने बना दिया पोंग बांध और पंडोह बांध। और देहर विद्युत परियोजना से 20% राजस्थान को विद्युत की आपूर्ति होती है और पोंग बांध से लगभग 59% विद्युत की आपूर्ति होती है यानी बिजली आपूर्ति होती है राजस्थान को। अब ये जो जल विवाद है 1986 में, यहाँ पर जो व्यास परियोजना है इसके ऊपर जल का विवाद है, जो राज्यों का विवाद है जल विवाद, वो 1986 में इसका निपटारा करने के लिए एक यहाँ पर एक आयोग बैठाया गया, एक कमीशन बैठाया गया जिसने ये रिपोर्ट बताई कि इसके मध्य जो विवाद था उनके लिए एक इराडी कमीशन। आपको पूछ सकते हैं कि इराडी कमीशन का जो किससे संबंध है, कौन सी परियोजना से इराडी कमीशन का संबंध है, तो आप बता सकते हैं व्यास परियोजना के संबंध में इराडी कमीशन बैठाया गया है या इसका संबंध किससे है? व्यास परियोजना से। अगली बात करते हैं माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना यानी यहाँ पर भी दो बांध बने हुए हैं। माही बजाज सागर जो परियोजना है इसके ऊपर भी दो मुख्य बांध बने हैं, एक तो माही बजाज सागर नाम से और एक कडाना बांध। जो माही बजाज सागर बांध है ये तो अपन के राजस्थान में बना हुआ है, बांसवाड़ा यानी राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा पर। और दूसरा है जो कडाना बांध बना हुआ है गुजरात में। कडाना बांध की विशेषता ये मिट्टी का निर्मित बांध है, मिट्टी से निर्मित बांध है ये कडाना बांध। और यहाँ पर जो जब विद्युत की क्षमता है माही बजाज सागर की वो लगभग है विद्युत क्षमता 140 मेगावाट है। केवल और केवल राजस्थान के लिए उपलब्ध है ये जो केवल और केवल 140 विद्युत क्षमता है, 140 मेगावाट जो केवल राजस्थान को ही प्राप्त करता है, 140 मेगावाट क्षमता। अब इसके ऊपर दो तीन बांध बने हुए। सबसे पहली बात करते हैं माही बजाज सागर बांध। पहला बांध बना हुआ माही बजाज सागर बांध जो इस परियोजना का सबसे लंबा बांध है, यानी माही बजाज सागर परियोजना का माही बजाज सागर बांध है वो सबसे लंबा बांध है। राजस्थान और गुजरात, इस परियोजना से राजस्थान और गुजरात को जो हिस्सा मिलता है वो है 45 और 55, यानी राजस्थान का 45 होगा और 55 होगा गुजरात, यानी गुजरात को 10% राजस्थान से ज्यादा मिलते हैं इसमें।
अब बात करते हैं एक दूसरा छोटा बांध बना कागदी पिकअप बांध, यानी जो किसी भी बड़े बांध के पीछे एक छोटा बांध और बनाया जाता है ताकि कभी उस बांध में बड़े बांध में ज्यादा पानी आ जाए तो वो फूटे नहीं और दूसरे बांध में चला जाए, तो उसको अपन कहते हैं कागदी पिकअप बांध जो पीछे बना होता है। तो ये बना हुआ है कागदी पिकअप बांध माही बजाज सागर के पीछे। फिर बात करते हैं अपन तीसरे, यहाँ पर 250 और एक तो 50 मेगावाट और एक 90 मेगावाट की यहाँ पर 2 विद्युत गृह बनाए गए। इसकी तीसरी विशेषता है यहाँ पर एक 50 मेगावाट और एक 90 मेगावाट के 2 विद्युत गृह बनाए गए हैं यहाँ पर। अब अगली बात करते हैं अपन तीसरी अपन की परियोजना आती है चंबल परियोजना, यानी चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, और इनमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो 50-50% बराबर है, यानी राजस्थान का और मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है यानी सिंचाई का या विद्युत आपूर्ति का वो लगभग 50-50% बराबर का हिस्सा है। अब इसमें बात करते हैं कि जो चंबल परियोजना है यहाँ पर भी 3 बड़े बांध बनाए गए हैं। वैसे तो 4 छोटे बड़े बांध है, उनमें से जो एक बांध है जो राजस्थान से बाहर है। जैसे अपन बात करते हैं पहली बांध की, जैसे इसमें बना हुआ है पहला बांध है अपन का गांधी सागर बांध, यानी गांधी सागर बांध है जो अपन कह सकते हैं। तो अपन ये कहते हैं जो गांधी सागर बांध है ये मध्य प्रदेश में बनाया गया बांध है इस परियोजना पर, और जो गांधी सागर बांध है ये सबसे बड़ा बांध है इस परियोजना पर बना हुआ, सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर बांध है, ठीक है। और इसका मतलब ये है जो यहाँ पर ये है बड़ा बांध गांधी सागर, ये मध्य प्रदेश में बना हुआ इस परियोजना का सबसे बड़ा बांध, और यहाँ पर एक और छोटा बांध बना हुआ कोटा में कोटा बैराज, और कोटा में कोटा बैराज, और बैराज का मतलब होता है जो केवल ऐसा बांध जो केवल सिंचाई परियोजना पर महत्व देता हो, केवल सिंचाई परियोजना के लिए ये इसका उपयोग लिया जाता है पानी का। यहाँ से 115 मेगावाट जो बिजली उत्पन्न की जाती है गांधी सागर बांध से। फिर अपन दूसरे चरण की बात करते हैं तो इसमें एक राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। अब राणा प्रताप सागर जो बांध है इसकी विशेषता क्या है, यानी यह राजस्थान या राज्य का सबसे बड़ा सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। वो तो राणा सागर तो इस परियोजना यानी पूरी चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो बड़ा बांध था, लेकिन ये जो राणा सागर प्रताप बांध है ये केवल और केवल अगर इस परियोजना की बात की जाए तो भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, यानी इसमें पानी ज्यादा आएगा। यह है भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। फिर बात की जाए इसमें जो राणा प्रताप सागर बांध है यहाँ से लगभग 172 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है। फिर तीसरे बांध की बात की जाए जवाहर सागर बांध बना हुआ, जवाहर सागर बांध ये भी राजस्थान में है और राणा प्रताप सागर ये भी राजस्थान। ये जो जवाहर सागर बांध है ये कोटा और बूंदी की सीमा पर बना हुआ बांध है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं जो चंबल परियोजना है इसके ऊपर लगभग 4 छोटे बड़े बांध है। उन चारों की आपको विशेषता ध्यान रखनी है कि पहला बांध अपन बताते हैं महात्मा गांधी बांध, यानी इस परियोजना का सबसे बड़ा बांध है, और इस परियोजना का सबसे बड़ा बांध और ये राजस्थान में नहीं मध्य प्रदेश में है। और दूसरा कोटा बैराज, यानी कोटा बैराज वो बांध है जो केवल सिंचाई के लिए जिसके जल आपूर्ति की जाती है। फिर तीसरे अपन बात करते हैं एक यहाँ बना हुआ राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध है जो केवल और केवल इस परियोजना का सबसे बड़ा सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध, ज्यादा पानी वाला बांध है। और फिर है एक जवाहर सागर बांध जो कोटा और बूंदी की सीमा। अब अपन बात करते हैं अगली कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना। जो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना यह विश्व की सबसे बड़ा नहरी तंत्र माना जाता है या विश्व की सबसे बड़ी नहरी परियोजना मानी जाती है। और इस परियोजना के आने से जो मरुस्थलीय इलाके हैं जो जैसलमेर है, बाड़मेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, इन जिलों में भी बीकानेर, इन जिलों में भी अब हरियाली होने लगी है, क्योंकि इस इंदिरा गांधी नहर तंत्र से अब सिंचाई परियोजना को वहां पर बढ़ावा दिया गया है। सिंचाई की जाती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। और ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसके पानी से पेयजल भी मिलता है, विद्युत आपूर्ति भी की जाती है और सिंचाई के लिए भी इनके पानी को काम में लिया जाता है। अब जो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये 2 बड़ी नदियां यानी सतलज और व्यास नदी की, यानी सतलज और व्यास नदी जहां पर मिलेगी वहां सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज एक बांध बनाया गया है। पंजाब में हरिके बैराज, वहां से इस
इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शुभारंभ अपन मानते हैं कि इन दोनों जो बड़ी नदियों के संगम के स्थान पर यहाँ एक बांध बनाकर फिर यहाँ से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। अब अपन बात करते हैं इंदिरा गांधी की कुछ विशेषताओं के बारे में। जैसे बीकानेर रियासत में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसका जो सबसे पहले क्या हुआ था, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का इसका नाम पहले राजस्थान नहर था। इसका नाम क्या था? राजस्थान नहर। जब इंदिरा गांधी 1984 में उनकी मृत्यु के बाद इसका नाम परिवर्तन करके रख दिया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इस नहर परियोजना की जो नींव है, यानी उस समय तत्कालीन जो गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, उनके द्वारा पंजाब में एक फिरोजपुर स्थान है, वहां से फिरोजपुर में सतलुज और व्यास के संगम पर हरि के बैराज स्थान से किया गया। इनका जो आधारशिला रखने वाले थे गृह मंत्री 1958 में इसकी आधारशिला रखी थी, और उस समय तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। और ये हरि के बैराज से इसका उद्गम माना जाता है। यहाँ से हरि के बैराज से इस इंदिरा गांधी नहर का उद्गम माना जाता है। अब जो ये योजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था पेयजल उपलब्ध कराना, सिंचाई व्यवस्था पर ज्यादा जोर देना और वृक्षारोपण करना मरुस्थलीय क्षेत्रों में, और मरुस्थलीकरण को रोकना। अगर जहां पानी नहीं होगा तो वहां के जो मिट्टी के कण है वो टूट के या असंगठित होकर या उड़कर या घुलकर वहां से वो एक अपरदित होते जाएंगे और वहां पर मरुस्थल का विस्तार होता जाएगा। तो मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो शुभारंभ किया गया। और सबसे पहले जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में एक अभियंता थे, उन्होंने ये कहा था, उनके विचार आया था कि एक नहर परियोजना होनी चाहिए। तो उन्होंने अपने एक लेख लिखा, वो अपने जो बीकानेर रियासत में लिखा था, वो थे कंवर सेन। उन्होंने लिखा था कि बीकानेर राज्य में जो पानी की कमी है, बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता पर एक लेख लिखा था 1948 में। उन्होंने कहा था, इसकी जो इंदिरा गांधी की रूपरेखा 1948 में तैयार करने वाले थे कंवर सेन, उन्होंने लिखा था कि बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता नाम से एक लेख लिखा था। कंवर सेन थे, वो एक इंजीनियर थे, वहां के अभियंता थे उन्होंने। और उसके बाद में ये इनकी जो नींव रखने वाले थे 1958 में जो गोविंद वल्लभ पंत थे, वो उन्होंने हरि के बैराज से इनकी नींव रखी थी इंदिरा गांधी की। अब अपन बात करते हैं कि इंदिरा गांधी की कुल लंबाई कितनी है, उनकी विशेषता क्या। तो सबसे पहले अपन इंदिरा गांधी नहर की जो कुल लंबाई है वो है लगभग 650 यानी 649 किलोमीटर पे फैली हुई है। इंदिरा गांधी जो नहर है ये 649 किलोमीटर में फैली हुई है। इसमें से जो इसका अगर विभाजन किया जाए तो 204 वर्ग किलोमीटर है, ये एक फीडर नहर के रूप में है। और बाकी जो नहर है 445 किलोमीटर, उसको अपन कहते हैं मुख्य नहर। तो ये जो फीडर नहर है ये एकदम बंद टाइप की नहर है, जिसमें से पानी का उपयोग कोई बीच में से नहीं कर सकता है, यहाँ से पानी कोई चोरी नहीं कर सकता। 204 किलोमीटर बनी हुई है, फीडर नहर है 204 किलोमीटर, और ये मुख्य नहर है जो आपकी बनी हुई है 445 किलोमीटर। अब फीडर नहर जो 204 किलोमीटर है ये पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में है 169 किलोमीटर, यानी इन दोनों राज्यों में 169 किलोमीटर फैली हुई है फीडर नहर। और 35 किलोमीटर है जो राजस्थान में है। कितने किलोमीटर? 35 किलोमीटर है जो फीडर नहर राजस्थान का भी हिस्सा है। अब अपन बात करते हैं मुख्य नहर। जैसे अब अपन बात करते हैं जो यहां से व्यास नदी और सतलुज नदी। व्यास नदी आपको पता है हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से होकर निकलती है, और सतलुज नदी आपको पता होना चाहिए राकसताल से होकर निकल कर आती है मानसरोवर कैलाश सरोवर के आसपास से, फिर ये हिमाचल प्रदेश होते हुए आगे पंजाब की तरफ आती है। तो इन दोनों नदियों का जो संगम स्थान है हरि के बैराज स्थान है फिरोजपुर में पंजाब में। वहां सतलुज की एक नदी की शाखा तो आगे पाकिस्तान चली जाती है, और यहाँ पे जो बांध बनाया गया है इस बांध के ऊपर से एक जो नहर के रूप में एक शाखा है उसको राजस्थान की ओर मोड़ा गया है, उसी को अपन कहते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो अब इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है ये पंजाब में का भी हिस्सा है, हरियाणा का भी हिस्सा है। फिर देखो अब ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसमें जो हरि के बैराज से शुरू होकर जो मसीतावली तक हनुमानगढ़ तक,
ये वाली है जो आपकी 204 किलोमीटर फीडर नहर मानी जाती है लगभग। ये हरी के बैराज से लेकर मसीतावली तक है, और यहां से फिर ये मसीतावली से होकर आगे फिर ये जो नहर है ये लगभग जैसलमेर का एक मोहनगढ़ क्षेत्र है वहां तक जाती है। और इस नहर में कुल जो 9 शाखाएं, यानी इस नहर में जो मुख्य शाखा है वो 9 शाखाएं हैं, और जो लिफ्ट नहरें हैं वो 7 लिफ्ट नहरें मानी जाती है। जैसे जहां पर पानी का ढाल है उधर तो शाखाएं हैं, और जिधर पानी का ढाल नहीं है उधर पाइपों के थ्रू इसको, लिफ्ट नहर के थ्रू इसको पानी को भेजा जाता है। तो अपन मुख्य बातें बात करते हैं कि कौन कौन सी जो मुख्य लिफ्ट नहरें हैं और कौन कौन सी मुख्य शाखाएं हैं, और जो इनकी जो मुख्य लिफ्ट नहरें उनके मैंने नवीनतम नाम लिखे हैं, जो पुराने वाले नाम मैंने नहीं लिखे हैं, मैंने नवीनतम नाम लिखे हैं। तो अपन बात करते हैं, पहले अपन बात कर लेते हैं मुख्य शाखाओं की, यानी जो मुख्य कौन कौन सी शाखा है, जो 9 शाखा है। जैसे एक शाखा है, सबसे पहली शाखा है यहाँ पर, ये पहले नंबर की शाखा है राउत शाखा, और इसकी विशेषता क्या है कि इंदिरा गांधी नहर की जो एकमात्र दाईं बाईं ओर की जो है एकमात्र बाईं ओर की जो शाखा कौन सी है, तो आपको याद रखना रावत सर शाखा है जो बाईं ओर है, बाकी सब दाईं ओर है। इधर वाली कौन सी है, दाईं ओर वाली शाखा है, ये बाईं ओर, ये दाईं ओर। तो इधर वाली सभी दाईं ओर की 8 शाखाएं हैं, और ये एक शाखा है जो रावत सर है जो बाईं ओर है। तो बाईं ओर की जो पहली शाखा बाईं ओर है वो है रावत सर। फिर अपन बात करते हैं इधर सूरतगढ़, यानी गंगानगर में सूरतगढ़ है। फिर अनूपगढ़ है, ये सूरतगढ़ 2 नंबर सूरतगढ़, 3 नंबर अनूपगढ़ शाखा, 4 नंबर हो गया पुंगल शाखा, 5 नंबर हो गया दातोर शाखा, और 6 नंबर हो गया बिरसलपुर शाखा, 7 नंबर हो गया चारना वाला शाखा, 8 नंबर हो गया शहीद बीरबल शाखा, और 9 नंबर हो गया सागरमल गोपा, जो बीकानेर जो जैसलमेर जिले के मुख्य सेनानी थे सागरमल गोपा, जिनकी जेल में जो पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई, मारकर हत्या कर दी गई सागरमल गोपा की। इन्होंने एक किताब लिखी थी जैसलमेर में गुंडा राज। तो अपन बात करते हैं ये सागरमल, ये तो हो गई आपकी मुख्य शाखाएं, एक थी बाईं तरफ और 8 थी दाईं तरफ। अब अपन बात करते हैं जो लिफ्ट नहरें कितनी है। तो देखो जो लिफ्ट नहर है वो सारी लिफ्ट नहरें बाईं ओर है, जो 7 लिफ्ट नहर हैं वो सारी की सारी बाईं ओर है। तो पहली लिफ्ट नहर है, यहां से मैंने नवीनतम नाम लिखा चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, दूसरी है कंवरसेन लिफ्ट नहर दूसरी, फिर है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर तीसरी, फिर है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर तीसरी। फिर अपन बात करते हैं चौथी डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर चौथी। फिर 5वीं बात करते हैं गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर। फिर अपन बात करते हैं अगली जय नारायण लिफ्ट नहर। इस प्रकार ये सारी जो लिफ्ट नहर हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गई 7 मुख्य जो लिफ्ट नहरें हैं जो मानी जाती हैं। अब यहां से मसीतावली से लेकर यहां तक जैसलमेर का जो मोहनगढ़ तक है यहां तक, ये तो हो गई यहां की बात। अब यहां से जैसलमेर से आगे भी इस नहर को और आगे बढ़ाया गया। बाड़मेर का एक स्थान है गडरा रोड, वहां तक इसको बढ़ाया गया है। बाड़मेर का स्थान है गडरा रोड। और जैसलमेर के पास सागरमल गोपा से बाद में एक दूसरी छोटी उप शाखाएं निकल गई है जिसको कहते हैं लीलवा वर्दिका, यानी इसको कहते हैं यहां पर है लीलवा वर्दिका। 2 लिफ्ट नहरें, 2 उप शाखाएं लिफ्ट नहरें उप शाखाएं हैं 2 जो इनको यहां पर रखा गया है, यहां पर निकाली गई। एक उप शाखा है जो यहां पर है जैसलमेर से लेकर जो बाड़मेर तक वाली उप शाखा है गडरा रोड, इसको कहते हैं बाबा रामदेव उप शाखा। इसको क्या कहते हैं? बाबा रामदेव उप शाखा। जो अब ये इसका अंतिम पॉइंट हो गया यहां तक, यानी गडरा रोड बाड़मेर तक। अब अपन ये बात करते हैं जो ये इतनी सारी लिफ्ट नहरें हैं और जो शाखाएं हैं मुख्य, इन सब की कुल लंबाई की बात की जाए तो 9413 किलोमीटर में फैली हुई है। यानी इंदिरा गांधी जो नहर है ये मुख्य नहर, लिफ्ट नहर है और मुख्य शाखा है,
इन सब की अगर टोटल लंबाई मान ली जाए, उप शाखाओं की लंबाई, तो 9413 किलोमीटर मानी गई है ये। अब अपन बात करते हैं जो ये पूरी नहरी तंत्र है, इसके कारण अब राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर हरियाली रहने लगी है और वहां का जो किसान है या जो वहां की अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी अब सुदृढ़ होने लगी है। और मरुस्थलीकरण पर इस नहरी परियोजना के कारण बहुत सारी हद तक यानी कई सारे विकास कार्यक्रम या जो वृक्षारोपण कार्यक्रम भी होते हैं वहां पर, और अब हरियाली सा मौसम रहने लगा है। और कुछ कुछ नहरों के कारण एक प्रभाव पड़ा है, जैसे अपन बता सकते हैं कि जो दलदल वाली समस्या, नहरों के दोनों ओर जो जहां पानी रोज बहता हो वहां पर जो भूमि है वो दलदली सी हो गई है, उसको अपन कहते हैं हनुमानगढ़ में अपन कहते हैं सेम समस्या। हनुमानगढ़ में इसको अपन क्या कहते हैं, सेम समस्या, यानी जो ज्यादातर जो पानी कई दिनों तक पड़ा रहता है दलदली सा हो गया, इसको कहते हैं सेम समस्या। यानी ये जो भूमि है अब ये कृषि अयोग्य हो गई है, क्योंकि वो दलदल में कृषि हो नहीं सकती, इसलिए इसको अपन कहते हैं सेम समस्या। इसके निपटारे के लिए अपन को रॉक फास्फेट का उपयोग करना पड़ेगा, रॉक फास्फेट का उपयोग करना, या अपन कह सकते हैं जो रॉक फास्फेट का उपयोग करके यहाँ वापस इस भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता। और सेम की समस्या का अगर निपटारा करना है, जो दलदली भूमि में जो पानी है उसके निपटारे के लिए सबसे बड़ा या सबसे अच्छा उपाय है कि यहाँ का जो जल निकासी केंद्र है या जो जल का निकास है उसकी व्यवस्था को या उस पर नियंत्रण रखना होगा। जो जल निकासी है नहरीकरण के द्वारा, उस पर अपन को नियंत्रण रखना होगा ताकि दलदली भूमि न हो और कृषि योग्य भूमि बनी रहे।